चलिए ये क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग रन 3 विजल्स आउट ऑफ एवरी 100 आर संक, यानी 100 में से 3 डूब जाते हैं। इफ़ 10 विजल्स आर आउट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर 10 निकलते हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता है, एग्जैक्टली 6 विल अराइव सेफली, यानी 6 सही सही पहुंच जाएंगे 10 में से। तो 10 में से 6 मतलब n की वैल्यू हो गई 10 और x की वैल्यू हो गई 6। अब ये कह रहा अराइव सेफली, तो अराइव सेफली की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है तो हम इसको मानेंगे सक्सेस। डूबने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 100 में से 3 डूब जाते हैं, यानी 3 हो गए फेवरेबल केसेस और 100 हो गए टोटल केसेस। तो ये तो हुई डूबने की प्रोबेबिलिटी, और अगर हम इसको 1 से घटाते हैं तो हमारे पास आएगी अराइव सेफली की प्रोबेबिलिटी 97/100। अब अगर हम अपने बायनोमियल के फार्मूले को बनाएं तो क्या लिखेंगे, दिस NCX, n की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू अभी हम x ही लिख रहे हैं जब तक पुट नहीं करेंगे, p की वैल्यू हम लेंगे 97/100 होल पावर x, और 1 माइनस पी की वैल्यू को क्या ले लेंगे 3/100 होल पावर 10 माइनस x। चलिए पहले वाले के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 6, तो हम x की जगह पे 6 पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला पार्ट सबसे हो जाएगा, मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेसिमल में आंसर निकालना है तो निकालिए, नहीं तो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देख रखा है एज इट इज़ भी आंसर दिए गए हैं। तो चूँकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला है एटलीस्ट 6 विल अराइव सेफली, इसको कैसे निकालोगे, एटलीस्ट 6 विल अराइव सेफली। एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब क्या समझते हो सब लोग, कम से कम 6 जरूर सेफली पहुँचें, यानी 6 में से एक भी डूबने नहीं चाहिए। लेकिन 6 के साथ साथ 7वां अगर पहुँच जाए तो और अच्छी बात है, 8वां पहुँचे तो और अच्छी बात है, 9वां और 10वां, यानी 6 या फिर इससे ज़्यादा, कम से कम 6 जरूर पहुँचने चाहिए, यानी ये होगा x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 6। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7, और कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू 10 तक। तो ये वाला हिस्सा सब लोग x की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 इस वाले फार्मूले में पुट करके कर लेना, फिर कल रिस्पॉन्ड करना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो इसके अलावा बताइए बेटा, और कौन सा क्वेश्चन था ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ में आया। 8, चलो हम 8 पूरा ले लेते हैं और देखते हैं। ये सर ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो एट वंस हम नहीं बता पाएंगे, तो आप लोग एक दिन के लिए वेट करना फिर, है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होते हैं, जैसे लास्ट टाइम पे मैं क्वेश्चन कर रहा था जिसमें प्रोबेबिलिटी की जगह एक्सपेक्टेशंस लिख दिया था, तो उसमें थोड़ा सा आया था। तो अनसॉल्व को लगाते समय ये रिस्क हमेशा रहता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एट वंस क्वेश्चन ना हो पाए, लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हम लोग लर्निंग प्रोसेस में हैं। जब भी हम अनसॉल्व लगाएंगे ऐसी दिक्कतें हमेशा आएंगी, ठीक है। आज क्या हो रहा है, सही से कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8A पर। पहले देखते हैं क्या है, सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। आ स्टूडेंट टेक्स अ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन। चलो हमको मिल गया n की वैल्यू 10, और यहाँ पर वो ट्रू या फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। ही इज़ कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड सो ही प्लान्स टू गेस ईच आंसर। उसने बिल्कुल भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो सारे क्वेश्चन को गेस करने वाला है। द गेस आर टू बी मेड एट रैंडम, और वो गेस भी रैंडमली करने वाला है, यानी जैसे वो नहीं कहते अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वाला, इस पे इस पे इस पे इस पे फिर किसी पे लगा दिया टिक, है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही में टॉस अ फेयर क्वाइन, तो वो क्या करता है, उसको आइडिया नहीं कि किस पे सही लगाया किस पे गलत, वो एक सिक्के को टॉस करता है एंड यूज़ द आउटकम टू डिटरमाइन हिज गेस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पे आया तो उसने सिक्का टॉस किया, हेड आया तो ट्रू लगाएगा, टेल आया तो फॉल्स पे लगाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही में टॉस अ फेयर क्वाइन एंड यूज़ द आउटकम टू डिटरमाइन हिज गेस, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट गेसेस करेक्टली एटलीस्ट 5 टाइम्स, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम 5 गेस उसके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर हम एक सिंगल क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 2 ही ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स, और वो रैंडमली किसी भी ऑप्शन पे जा सकता है अगर वो क्वाइन टॉस करके जा रहा है तो, क्योंकि क्वाइन पे हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इनके ट्रू और फॉल्स पे जाने की प्रोबेबिलिटी भी तो 1/2 और 1/2 होगी, यानी ट्रू क्वेश्चन करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, फॉल्स करेगा यानी
क्यू की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यू इसलिए मैंने लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल और रिवर्स होगा ये। तो सबको ये बात तो क्लियर हो गई सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम इसका फंक्शन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, 10cx, p मतलब 1/2 की पावर x और q मतलब 1/2 की पावर n माइनस यानी 10 - x। जब कभी ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्या आसानी हो जाती है, हम इनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं और ऐड करेंगे तो हमारे पास पावर में n आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको बस ये सॉल्व करना है, ये हमेशा सॉल्व है। चलिए देखते हैं। एटलीस्ट 5 की बात कर रहा है। एटलीस्ट 5 का मतलब प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी x ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो 5 या उससे बड़ी, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे 10c5, फिर 6 के लिए क्या लिखेंगे 10c6, फिर 10c7, 8, 9 और 10। और ये 1/2 की पावर जो 10 था ये पूरे में रहेगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। सबको समझ में आए तो हाँ बोलना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तुम लोगों के लेवल के हिसाब से डायरेक्ट किया है। बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसका आंसर जो आया है हम उस पर मूव करते हैं। इसका आंसर आया है 319/512। चेक जरूर करना हमेशा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। अगर हम 1/2 की पावर 10 की बात करें तो ये शायद 1024 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस 1024। अब हम 10c5 की बात करते हैं। 10c5 जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए कितना आएगा 10c5। सर बड़ा आएगा 252 आएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 10c6 की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, बड़ा आएगा बेटा, लेकिन एग्ज़ाम में करना पड़ेगा। ठीक है, 210 आता है इसका। 10c7 की अगर हम बात करें तो ये 120 आता है। 10c8 की वैल्यू 10c2 के बराबर होगी। 10c2 मतलब 45 समथिंग। ये फार्मूला सबको पता है ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। नहीं पता तो बोल देना। तो जब कभी हमारा आधे से ज़्यादा होने लगे, जैसे 10c7 कैलकुलेट करना है तो आप 10c7 की जगह 10c3 कैलकुलेट कर लो, बराबर आएगा। सबको समझ में ना आए तो बता देना, इस फार्मूले का यूज़ किया हमने। ठीक है, अब 10c9 की जगह पे हम 10c1 कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10c10 की 1। ठीक है, एटलीस्ट 5 का केस बन गया। सबको जोड़िए और कैलकुलेट करिए। क्या देखिए इतना आ रहा है, तो ज़रा हम जल्दी से ऐडअप करके देखते हैं क्या 319/512 है ना। तो 45 और 1 46 बन जाएंगे। ठीक है, जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 252 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1, ये आएगा 638। यस सर। अब तो आपको क्लियर हो गया कि आंसर आ गया। 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 319 और ये हो गया 512। तो ठीक है, अगले वाले पार्ट को मैं नहीं करवा रहा हूँ। अगला वाला पार्ट क्या है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस एग्जैक्टली एटलीस्ट 9। एग्जैक्टली एटलीस्ट 9, सॉरी करेक्टली एटलीस्ट 9, कम से कम 9। कितने लोगों का दिमाग लग रहा है इसको कैसे लगाया जाए, चलो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 9 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन। बेटा डिस्क्रीट का केस है, अगर ये कंटिन्यूस केस होता तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन डिस्क्रीट में अगर 9 का इक्वल टू इधर है तो इधर नहीं आएगा, तो हम इस इक्वल टू को हटाएंगे। ग्रेटर आर इक्वल टू 9 को 1 माइनस से कैलकुलेट करना कठिन है। ग्रेटर आर इक्वल टू 9 को सीधे कैलकुलेट, सर वैसे ही हो जाता। हाँ आपने बोला ना, नहीं हो जाता सर। हाँ ऐसे ही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10, बस 2 कैलकुलेट करनी है। 9 और 10। बस 9 और 10 की आएगी तो 9 की आएगी 10 और इसकी आएगी 1, नीचे तो वही रहेगा 1024। तो आंसर मैच कर लो। 11/1024 आ रहा है क्या, ये देखिए सेकंड आंसर आ गया 11/1024। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ, ये कैसे हो गया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 10। देखो आप ये वाले हिस्से को मत देखना, ये अनिकेत ने बोला था इसलिए मैंने लिख दिया था, इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ग्रेटर आर इक्वल टू 9 का मतलब आप क्या समझते हैं, टोटल आपके पास 10 ही तो क्वेश्चन हैं और वो कह रहा है 9, एटलीस्ट 9 करेक्टली होने चाहिए। एटलीस्ट 9 का मतलब 9 तो सही हो ही हूँ, 10वां भी हो जाए तो और अच्छी बात है।
तो एटलीस्ट के लिए जैसे मैं कहूँ कि आपको कम से कम 10 रुपये ज़रूर मिलते हैं पॉकेट मनी, तो इसका मतलब हुआ आपको ये रुपए मिल रहे हैं। कम से कम 10 मिलने का मतलब कभी 10 के कम नहीं जाएगा, लेकिन 10 के ऊपर हो सकता है, लेकिन ऊपर होने की एक लिमिट है। सर इसे 1 माइनस करके क्यों नहीं लिख सकते हम लोग? बेटा 1 माइनस करके लिखेंगे तो हमको 8 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अगर हमने इसको x लेस देन 9 लिखा तो 9 के नीचे कितनी वैल्यूज़ होंगी? 0 से स्टार्ट करिए और 10 तक 11 वैल्यूज़ हैं, तो 9 के नीचे आएंगी 8 वैल्यूज़। कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। जैम में इन्हीं सब बातों का विशेष ध्यान रखना और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एट लीस्ट एन करेक्ट आंसर इज लेस देन 1/2। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT जैम के पर्पज से सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें, तीसरा वाला। चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये कह रहा n की वैल्यू बताइए दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एट लीस्ट n करेक्ट आंसर, यानी वो कुछ आंसर, इस n की वैल्यू बताना है जिसकी जितने क्वेश्चंस का वो सही आंसर दे वो लेस देन 1/2 हो। बात आप समझ पा रहे हैं मेरी? चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमको उतने प्रश्नों की संख्या बतानी है। हमारा ये 0 यानी एक भी सही नहीं हुए, 1 सही हुआ, 2 सही हुआ, 3 सही हुआ, 4 सही हुआ, ऐसे हम 10 तक जाएंगे। तो हमको वो नंबर बताना है जहाँ तक के आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 से छोटी रहे। तो हम क्या करेंगे? पहले हम 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, और इनको ऐड करेंगे। तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक ये 1/2 से छोटा रहेगा। जैसे ही 1/2 से बड़ा होगा बस रुक जाएंगे, उसके ऊपर हमको नहीं जाना है, ठीक है। सबको समझ में आई बात? नीचे की क्वांटिटी 1024 है, आपको दिख रही है, हम इसको छोड़ देंगे। 1/2 तक पहुंचने के लिए ऊपर की क्वांटिटी हमको कितनी लानी है? 512। यानी हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे 10C0 से, फिर 10C1, और जैसे ही हम 512 के आसपास पहुंचेंगे, ऊपर नहीं जाना है, नीचे रहना है या 512 तक आना है, तभी तक हम 1/2 से कम रह सकते हैं। मेरी बात सब लोग समझ पाए? मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x था वो फंक्शन क्या आया था? वो आया था 10cx 1/2 तो हमने कहा इसकी वैल्यू तो 1024 है, ये रखी हुई है। 1/2 से छोटा रहने के लिए ऊपर हम 512 या फिर उससे कम ही रखें। अगर 512 से बढ़ेंगे तो ये ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है 1024 का। यानी ये वैल्यू आएगी कहाँ से? वो इस वाले फ्रैक्शन से आएगी, 10cx से। ये 512 इस 10cx से आएगा, नीचे वाला तो ये फिक्स हो गया इसका। तो अब हमको इस 10cx को तब तक कैलकुलेट करना है जब तक कि 512 या उससे छोटा ना रहे। शॉर्ट ट्रिक है, आपको पूरा सवाल नहीं करना है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो वैल्यू 1 हो गई, फिर वैल्यू 10 हो गई, फिर वैल्यू कितनी होगी? 45 होगी। इसके बाद वैल्यूज़ अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। 10C0 हो गया, 10C1 हो गया, 10C2 हो गया, 10C3 की वैल्यू हम देख लेते हैं 10C7 से। कितनी आई थी 10C7 की वैल्यू? 120। तो 120, 210 और 252, 3 वैल्यूज़ हमारे पास और हैं। 120, 210 और 252। तो ज़रा ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक 11 हो गया, 11 और 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। 56 में अगर हम 120 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 176। ठीक है, 176। अब 210 ऐड कर देते हैं, 386। अब अगर 252 इसमें ऐड करें तो क्या ये 512 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब हमको ये वाला ऐड नहीं करना है, हमको बस यहीं पे स्टॉप हो जाना है। यानी हमको वो प्रोबेबिलिटी बतानी थी जब 1/2 से छोटी रहे। तो 386 तक जाने तक 1/2 से छोटी रहेगी। 386 कब तक आया है? n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, यानी n की वैल्यू अगर हम 4 तक लेंगे तो हमेशा हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 से छोटी रहेगी। 4 के ऊपर जाने पर ये बड़ी हो जाएगी 1/2 से। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं बताओ? सर यस सर। लेकिन आंसर में तो 6 आ रहा है, आंसर में 6 आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने कहीं गलती की है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट n, यानी n वो कम से कम n कितना लें दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एट लीस्ट एन आंसर करेक्ट इज लेस देन 1/2, 1/2 से छोटी रहे। स्मॉलेस्ट n की वैल्यू, तो हम स्मॉलेस्ट n के लिए
हाँ ठीक है, हमको रिवर्स चलना पड़ेगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एन कह रहा है, देखो हम क्या कर रहे थे, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब हम लार्जेस्ट एन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मॉलेस्ट एन की तरफ बढ़ने के लिए हमको 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 या फिर 9 या फिर 8 या फिर 6, वहाँ तक स्मॉलेस्ट जाएंगे जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 1/2 से छोटी रहे। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भी होगा, और शायद इसीलिए दिया भी गया है, इसीलिए इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो सब लोग जैम के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्मॉलेस्ट एन की तरफ जब बढ़ेंगे तो लार्जेस्ट से शुरू करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। तो अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि वैल्यू यही आने वाली है। 0 के लिए हमारे पास 10 आ जाएगा, सेम वैल्यू। 1 के लिए 9, 2 के लिए 8, और 3 के लिए 7, और 4 के लिए 6। यानी जो काम हम 0 से 4 तक कर रहे थे वही काम हम उल्टा चलेंगे तो 10 से 6 तक करना पड़ेगा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1/2। क्लियर हो गया कि नहीं सबको, बताओ हाँ या ना? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। नो सर, ये नहीं सुनना है। ठीक है, सर ये पीछे से कैसे लेंगे? हम बता रहे हैं। देखो ये कह रहा है n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, यानी कम से कम कितने क्वेश्चन सही करे ताकि प्रोबेबिलिटी 1/2 से छोटी ही रहे। तो कम से कम का मतलब वो 6 करे, 7 करे, 8 करे, 9 करे, 10 करे। तो हम अगर इधर से बढ़ते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। कम से कम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम मान लेते 10 किया होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी 1/2 से बड़ी आई। फिर हम मान लें कम से कम 9 किया होगा तब भी 1/2 से बड़ी आई। 8 किया होगा, यानी हम इधर से जोड़ते हुए जा रहे थे यहाँ तक। हम कहाँ पे आके रुकेंगे जब, सॉरी इधर से जोड़ेंगे इस तरफ से, हम कहाँ पे जाके रुकेंगे जब प्रोबेबिलिटी 1/2 से छोटी हो जाएगी। इधर से बढ़ने का मतलब समझ रहे हो ना, मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 0 तो मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या? सर समझ गया, है ना। 10 की तरफ से बढ़ेंगे जब वो मिनिमम क्वेश्चन, जब वो मैक्सिमम की बात करेगा तो हम 0 की तरफ से बढ़ेंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बी क्या है? अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन एंड 3 आंसर टू ईच क्वेश्चन एंड 3 आंसर्स, यानी सबके 3-3 आंसर हैं। ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, और इन 3 में से केवल एक ही सही है। इफ़ अ स्टूडेंट आंसर ईच क्वेश्चन बाय रोलिंग अ बैलेंस्ड डाई एंड चेकिंग द फर्स्ट आंसर, हाँ, if a student answer each question by rolling a balanced die and checking the first answer, if he gets सेम टू सेम सर एक एग्जांपल में है इसका सॉल्यूशन भी। नहीं, ये तो आसान है, तुम लोग अभी करो ना इसको, एग्जाम्पल पे क्यों जा रहे हाँ हो? मतलब किया हुआ है सर, जो एग्जांपल में था वो वही हम लोगों ने पहले इस पे कोई एग्जाम्पल देखे नहीं, सब लोग दिमाग लगाना अपना, मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल मत देखना क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। मतलब खुद ही किया है। अच्छा, तुमने कर लिया है? वही तो कह रहे सर, ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जांपल्स में है। अब वो अच्छा, कर लिया पहले, कर लिया है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग करो, मैच करो, नहीं होगा तो मेरे को बताना। आज तुम लोगों को मैं एक आंसर दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर सब लोगों से चाहिए अगली क्लास तक, ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं। अगर हम ये कहें कि सिर्फ एक ही सही है तो बताओ सही वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल केस 4 हैं और फेवरेबल केस कितना है? एक ही सही है तो एक ही फेवरेबल होगा, तो सही की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 हो गई। 1/4। अब हम इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस बना दे रहे हैं, MCQ बना दे रहे हैं, यानी इसमें एक आंसर सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, 2 भी सही हो सकते हैं, कोई 2, कोई 3 भी सही हो सकते हैं और कोई 4 भी सही हो सकते हैं। अब आपको बताना है कि अगर एक स्टूडेंट गेस करता है तो उसके सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने सही आंसर गेस किया है, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का आज का होमवर्क है। इस पे अभी तक क्वेश्चन बना तो नहीं है, फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आया। ठीक है? फिर से देख लो, फिर से देख लो। 4 ऑप्शन है, हमने कहा सिर्फ एक ही सही हो सकता है और हमने उत्कर्ष से कहा गेस करो, तो तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। 1/4। ठीक है, देखो इस पे मैसेज आ गया, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द 40 मिनट्स टाइम।
तो अगर ये मीटिंग एंड होती है तो तुरंत आपको एक लिंक और मिलेगा और फिर उस पर तुरंत सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सबने बता दिया 1/4। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MSQ बोलते हैं उसको, मल्टीपल सिलेक्शन, MSQ मल्टीपल सिलेक्शन। तो MSQ का मतलब या तो ये सही, ये सही, ये सही, ये सही होगा, या तो ये दोनों सही होंगे, या फिर ये दोनों सही होंगे, या ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर कोई 3 सही हो सकते हैं, या फिर चारों सही हो सकते हैं। अब बताओ अगर कोई स्टूडेंट गेस करेगा तो उसके सही गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपका आंसर है। समझ पाया क्वेश्चन? आप समझिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, देखते हैं कल मुझे कौन आंसर बताएगा, सही करने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, लेकिन मे बी IIT जैम वाले क्वेश्चन बनाते समय बहुत दिमाग लगाते हैं, तो बना सकते हैं नॉर्मल के अलावा भी, ठीक है। तो फिर और हम आज की क्लास में कौन से क्वेश्चंस पे चर्चा करें, बताओ कौन सा और ऐसा है जो बचा हुआ है अभी, जल्दी जल्दी बताना है सब लोग। सर क्वेश्चन नंबर 9 आपने जो होमवर्क दिया था सर, उस पे आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक लगाया था सर, उसका आंसर सर थोड़ा सा अलग आ रहा है। 9 मैंने सॉल्व का दिया था कि अनसॉल्व का दिया था? सर वो नहीं पता। ठीक है, अब आप अगर कोई क्वेश्चन, सर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे पहले भेज देंगे, ओके? यस सर। ठीक है, ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, जो जो आपके क्वेश्चन फंसते हैं, ये सभी के लिए है, क्योंकि फिर ऐसे क्या होगा ना, किताब पूरी PDF को खंगालना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, है ना। सर ऊपर दिख रहा है शायद। हाँ बताओ, ये वाला है सर क्या? क्वेश्चन नंबर 9 यही वाला ना? तो Yes, sir. मैं तो ये ओपन ही किया था आप। यस सर, यस सर। तो एक काम करते हैं, मीटिंग फिर से ज्वाइन करिए सब लोग, फिर हम इसको बताते हैं, ठीक है। सर सेम दिन से 9 वाला रहे ना शिवानी बेटा, बताओ। सर इसका आंसर सर मेरा न्यूमरेटर 53 आ रहा है और इसमें दिया हुआ है 52। चलो हम देखते हैं इसको, ठीक है। में दिया है 52। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ या ना? यस सर। चलिए बाकी लोग जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे। द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर्स हैव अ 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट। What is the probability that out of 6 workers chosen at random 4 or more will suffer from the disease? समझ में आ गया? द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, कोई एक बीमारी है जो किसी काम को करने से आती है किसी इंडस्ट्री में, इस सच दैट, ये इस तरह से की है, दैट द वर्कर्स हैव अ 20% चांस, यानी डिजीज़ होने की जो चांसेज हैं वो 20% हैं। तो ना होने के चांसेस क्या होंगे? सर 80/100। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6। चूजन एट रैंडम 4 और मोर, यानी 4 या उससे ज़्यादा सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, यानी इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, यानी हमको कैलकुलेट करना है x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4, यानी एक तो 4 चाहिए, दूसरा 5 चाहिए, फिर 6 चाहिए। तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे 6C4, 6C5 और 6C6। P की बात करें अगर तो 20/100 को हम लोग 1/5 लिख लें, यस सर। तो ये बन जाएगा 4/5। चलिए, तो 1/5 की पावर हो जाएगी 4 और 4/5 की पावर हो गई 2। नेक्स्ट पे आते हैं प्लस करके, यहाँ पर 5 है तो 1/5 की पावर हो गई 5 और 4/5 की पावर 1 प्लस यहाँ पर 1/5 की पावर हो जाएगी 6 और नेक्स्ट वाले की 0 हो जाएगी, नेक्स्ट वाले की, है ना? ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो आपको सबको दिख रहा होगा कि 5 की पावर 6 तो सब जगह पे है, क्यों ना हम इसको अलग कर लें। 6C4 की वैल्यू 6C2 के बराबर होगी, 6C2 की वैल्यू क्या होती है? 15। 15। और जो बच रहा है वो है यहाँ पर 4 स्क्वायर यानी कि 16,
क्योंकि हमने 5 की पावर 6 को नीचे अलग कर लिया है। इसकी वैल्यू 6 होगी और यहाँ पर ऊपर बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 4। इसकी वैल्यू 1 होगी और यहाँ ऊपर भी 1 ही बच रहा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 15 और 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 240 आएगा, बताओ। यस सर। ये आएगा 24 और ये आएगा 1। डिवाइड में 5 टू द पावर 6। हो सकता हो ये 5 से कैंसिल हो जाए, तो पूरा ओवरऑल हो गया 265 और नीचे 5 टू द पावर 6। तो ज़रा 1 5 से इसको कैंसिल करके देखो, 53 आ रहा है और यहाँ पर आएगा 5 टू द पावर 5। 5 की पावर 5 को अगर हम चाहें कैलकुलेट करना तो कर सकते हैं। 5 फिर 25 फिर 125 फिर 625 फिर 3125। तो बेटा 53/3125 आ रहा है आंसर। आपका क्या आया था ये बताइए? सर 52 लिखा होगा इसमें। 101% इनका आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा 4 और मोर विल सफ़र फ्रॉम द डिजीज। और का मतलब समझते हो तुम लोग? यस सर। यूनियन लेना है और यूनियन में क्या होगा, देखो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। यहाँ पर मान लो एक कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं 6, हमने कहा 4 इसमें से डिजीज़ इनको हो गई और हमने फिर कहा 5 को डिजीज़ हो गई। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं? हमने कहा 4 को बीमारी हो गई, जब 5 को होंगे तो 4 को अपने आप ही हो जाएंगे। एग्जैक्टली यानी इनके बीच में लगता है और, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। और के लिए आता है यूनियन, यूनियन के लिए आता है प्लस जब हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें 4 आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ और 5 आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, तो उसने कहा 4 और मोर, तो 4 और मोर का मतलब 4 5 6 ही तो हुआ। तो वैसे भी हमको सबको प्लस करना है क्योंकि ये सारी की सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इनमें से कोई भी 2 ऐसी नहीं जो साथ साथ हो जाएं, क्योंकि अगर ये होगी तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये होगी तो ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगी। यानी 6 होगा तो 4 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, 6 ही माना जाएगा। समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन? बाकी सब लगाएंगे सब पूछेंगे सर। एक और पूछ रही, हम देख लेते हैं कौन सा 15? सर 14A भी पास। 14AB। बाकी लोग भी लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है वो काम आएगा तुम लोगों के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/3। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%। इसमें n की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये वही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/3। यानी कोई एक टारगेट है, इसको एक आदमी हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो हिट ना करने की कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 2/3। अब ये कह रहा हाउ मेनी टाइम्स मस्ट बी फायर, यानी वो कितनी बार फायर करे, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम टारगेट एक बार जरूर हिट हो जाए, इज़ मोर देन 90%। और इस बात की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा हो। पहले तो बताओ इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। हम मान लेते हैं वो कितनी बार फायर करे, n टाइम्स मान लेते हैं। यस सर। हाउ मैनी टाइम्स ही मस्ट बी फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज़ एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार ज़रूर हिट करे। यानी टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हो, तो कितने टारगेट उसको हिट करने हैं? एक या उससे ज़्यादा। एटलीस्ट वंस लिखा है तो एटलीस्ट वंस को तो हम ऐसे लिख पाएंगे x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1।
तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 90%, और ये 90% से ज़्यादा हो, ठीक है। और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमको निकालनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेसन x स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर लिखेंगे x का फंक्शन, और इसको तब तक कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक ये 90% से ज़्यादा या फिर बराबर ना हो जाए। तो n की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, देखेंगे कहाँ तक जाने पर ये कैलकुलेट होकर आएगा। सॉरी, हम इसको x मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर बाइनोमियल लगे कि नहीं लगेगा ये बताओ, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू तो कहीं से n की वैल्यू शायद हमें निकालनी है। हाँ ठीक है, क्लियर है। हम इसको क्या करेंगे, हमको n की वैल्यू ही निकालनी है, तो हम इसको n ही लेंगे, यानी n की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट होती रहेगी, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हम सबसे पहले कि एक ही बार की प्रोबेबिलिटी हो सकता हो हिट कर जाए। सक्सेस की हम लोगों ने 1/3 ली थी और फेलेवर की 2/3। तो अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो हमारा बनेगा NCX 1/3 की पावर x और 2/3 की पावर n-x। तो मान लो हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 to 1 मतलब सिर्फ एक क्वांटिटी आएगी। आपको कैलकुलेट करके देखना है क्या वो 90% से ज़्यादा आ रहा है। नहीं आएगा तो आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेंगे। तो क्या करेंगे, एक वैल्यू बनेगी 2C1 यानी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक बनेगी 2C2, बीच में प्लस रहेगा। फिर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, p की वैल्यू 1/3 और q की वैल्यू 2/3 लेकर, और अगर ये 90% यानी 0.9 से ज़्यादा आई तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। फिर अगर हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 3C1 3C2 3C3, ऐसा ही करते करते हम जब 6 तक जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। आइडिया कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। अगर आपने पहली वाली प्रोबेबिलिटी निकाली और आपने देखा ये 0.10 आ रही है, तो फटाक से आप कुछ ट्रायल जल्दी से बढ़ा दो, यानी क्या करो, सीधे सीधे 5 तक की कैलकुलेशन कर लो, 4 तक की कर लो, फिर देखो टोटल करने पर कितना आ रहा है। और इसको लगाने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसे ही आएगा। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी हम ऐसे ही गेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और तब देख पाएंगे कि कितने पर ये 90% या उससे ज़्यादा जा रहा है। तो 6 अगर हम यहाँ पर रखते हैं n की वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं तो ये 90% या उससे ज़्यादा जाएगा। जो इक्वेशन थी वो ये बन गई है। आप लोग 6 पुट करके देखना और 5 पुट करके देखना, 2 की कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलो हम आपको करके दिखा देते हैं। हम 5 तक करके देखते हैं कि 90% ज़्यादा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम अपना px पुट कर लेते हैं। px हमारा होगा NCX 1/3 टू द पावर x और 2/3 टू द पावर n-x। अगर हम 5 तक की कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से करना, 1, क्योंकि एटलीस्ट 1 फायर करेगा तभी आगे काम बनेगा। एक बार निशाना सही लगाने के लिए एक बार निशाना लगाना ज़रूरी है, यानी अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रख लेंगे तो निशाना कभी सही लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसने प्रयास ही नहीं किया। तो इसीलिए x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 ली गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम n की वैल्यू 5 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5, क्योंकि हमने n की वैल्यू 5 ली है तो 5 के ऊपर हम जा नहीं सकते। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 की पावर 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखो x और इसको ऐड कर दें अगर हम 1/3 के लिए तो सब में 3 की पावर 5 नीचे रहेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 4 बन जाएगा, तो 4 1 3 की पावर 5। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, यानी फिर 3 की पावर 5। समझ गए। थोड़ा सा डायरेक्ट में चल रहा हूँ लेकिन आपको ये सब सीखना भी पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। ऊपर की कैलकुलेशन करते हैं। Yes, sir. जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 की पावर 1 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो 2 की पावर 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं। अगली वाली में जब x की वैल्यू 2 होगी तो 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर 2 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 की पावर 1 होगी और यहाँ पर 2 की पावर 0, क्योंकि एक वैल्यू तो 1 ही है। 1 की पावर हम कितनी भी बढ़ाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4 मीन्स 16, 5C1 मीन्स 5, 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10, 10, और ये आ गया 8। आगे 5C3 की बात करते हैं, इसकी भी 10 आएगी इंटू 4, इसकी आएगी 5 इंटू 2 और इसकी आएगी 1, और अपॉन में क्या है
3 की पावर 5, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 243। क्यों, सही है ना? यस सर। ठीक है, सही है। चलिए ऊपर वाली कैलकुलेशन ज़रा करते हैं। तो ये हो गया 80 और ये भी 80, यानी 160 40 200 अच्छा 211। 211। ज़रा आप लोग इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ, क्या ये 0.9 से ऊपर जा रही है या कम आ रही है, जल्दी से। ये आ रही 0.86। 0.86 का मतलब अभी ये 90% से ज़्यादा नहीं हुई है। अब जल्दी से हम एक वैल्यू और बढ़ाएंगे, लेकिन जब हम एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो रिकैलकुलेशन होगी, क्योंकि अब की बार ये जितने 5 हैं वो सब क्या बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। समझ गए मेरी बात? अब तो आपको सारी कैलकुलेशन फिर से फ्रेश करनी पड़ेगी। शिवानी कहाँ गायब हो गई थी, अब ज्वाइन हुई है। तो क्वेश्चन अच्छा था ये, और आईटी जैम के लायक है। तो इस क्वेश्चन पे सब लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, और तुम लोग अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाना, क्योंकि इसमें कोई नोट्स नहीं बनवा सकता है, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? जी सर। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तुम लोगों को जितना भी होमवर्क और दिया गया था वो करना। जब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे